हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम भी। दिस इज़ सोनल सकलानी। सो बिहार के बीपीएससी बीएओ का एग्ज़ाम अभी आने वाला है। उसके साथ ही साथ आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है जो कि 11 मार्च से शुरू है, और DSSB का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो इन सारे ही एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें कि आपके अभी तक एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस, आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे चेक कर सकते हैं। आज का जो वीडियो सेशन रहने वाला है वो आपका मोस्टली जो सॉइल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उस पे बेस्ड होगा। तो सॉइल साइंस के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following soil is very good in retentive of moisture and swells greatly? So whenever it comes to स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी किस में होती है? आपका ब्लैक सॉइल में मेजरली ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक सॉइल क्या है? कॉटन की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो आपके कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और क्या है इसमें? मॉन्ट मोरेनोनाइट एक तरह का मिनरल होता है जो कि इसमें बहुत एनरिच्ड होता है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप इन सॉइल इरोजन बाय वाटर। तो जब ये वाटर से इरोजन होता है, सबसे पहले क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती हैं तो उससे होता है स्प्लैश, ठीक है। तो सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है? जितना एक आपका फार्म एरिया है वहाँ पर शीट की फॉर्म में जो लैंड है वो इरोड होता है, ऊपर की जो टॉप लेयर है सॉइल की वो इरोड होती है, ठीक है। उसके बाद आपका रिल इरोजन होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं धीरे धीरे। जब और ज़्यादा आप बोल सकते हो एक्सटेंड बढ़ता है वाटर इरोजन का, तब रिल फॉर्म होता है, और उसके बाद गली फॉर्मेशन, ये और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आता है? आपका स्प्लैश इरोजन इज द फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। मेजरली विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन बिहार। तो ये स्पेशली जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बीपीएससी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार में आपने देखा होगा कि आपकी एक मेजर जो रिवर है गंगा रिवर वहाँ से फ्लो करती है, और इसी गंगा रिवर की वजह से बहुत सारा आपका जो सॉइल है वो डिपॉजिट होता है। मतलब ऊपर से कट के जब आता है ना, जो भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं इस एरिया में। सो कौन सी तरह की सॉइल आपकी ऐसी फॉर्म होती है? दैट इज़ द एल्यूवियल सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और इसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं, खादर और भांगर, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो मेजरली जो बिहार का एरिया है वहाँ पर 90% जो एरिया है वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल आपका पाया जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन भी जो आपका बिहार से ही रिलेटेड है कि बिहार में क्या है? इन द स्टेट ऑफ बिहार भांगर सॉइल। देखिए दो तरह की, जैसे मैं आपको बताया कि खादर क्या होती है? जो न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है उसको हम खादर कहते हैं, और भांगर वाला जो होता है दैट इज़ द ओल्ड एलुवियम, ठीक है। इनमें कंकड़ की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। तो भांगड़ सॉइल दैट इज़ द ओल्ड एलुवियल अकर्स मेजरली इन विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा आपके खादर डिपॉजिट हो रखा है, ठीक है। सॉरी, भांगर डिपॉजिट हो रखा, पुराना वाला जो एलुवियल है भांगर यहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज़ salt affected soils having pH more than 8.5. So pH 8.5 मतलब यहीं से आप पता लगा सकते हो कि मोर देन 8.5 किस में होता है आपका। फिर नेक्स्ट भी आपका बता रखा है ESP। इसके बाद तो श्योरिटी ही हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, सोडियम का परसेंटेज ज़्यादा है, तो सोडियम का परसेंटेज किस में ज़्यादा होता है? सोडिक सॉइल में, ठीक है। सलाइन सॉइल जो होती है उसमें हमेशा pH जो होता है दैट इज़ लेस देन 8.5, उसमें अराउंड 8.2 या 8.5 से 8.2 की रेंज में जनरली वेरी करता है pH, ठीक है। तो इट्स लेस देन 8.5 इन सलाइन सॉइल, और सलाइन एल्कली सॉइल जो है उनमें भी pH जो है कम होता है, ठीक है। सो आपका सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल जो ESP मोर देन 15 है दैट इज़ द सोडिक सॉइल, ठीक है। सोडिक सॉइल या एल्कली सॉइल इसी को कहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ।
तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल आपके अलग अलग तरह के होते हैं, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है, प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल आपका स्ट्रक्चर है दैट इज़ द क्रम्बी या ग्रैनुलर टाइप, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें पोरोसिटी होती है, ठीक है। अब जब भी स्ट्रक्चर जब ख़राब हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए टिलेज ऑपरेशंस किए जाते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, ये भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, स्पेशली द पोरोसिटी इंक्रीज करने में, और ऑर्गेनिक मैटर डालने से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म रेफर्स टू द न्यूली डेवलप्ड एलुवियल सॉइल। तो ये अभी हमने डिस्कस करा कि न्यूली डेवलप्ड कौन सी होती है, आपकी खादर होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है खादर, ठीक है। भांगड़ जो है उसमें कंकड़ के अमाउंट जैसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस तरह का आपका रॉक है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। इग्नियस रॉक जो मैग्मा डायरेक्टली जो मैग्मा बाहर निकलता है उसका सॉलिडिफिकेशन जब हो जाता है उससे बनता है आपका इग्नियस रॉक। सो ग्रेनाइट क्या है, एक तरह की आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है, जब उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि चेंज हो जाता है जब फॉर्म, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी बनती है, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अब नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। Which of the following factors are considered to be the most active in the process of formation? Formation की क्या प्रोसेस होती है, वेदरिंग जिसे कहते हैं, जब सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है। तो वेदरिंग की प्रोसेस में अलग अलग तरह के आपके फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी हो गई, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाले फैक्टर्स, ये सारे प्ले करते हैं एक रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो इसमें भी हम दो तरह से इनको डिवाइड कर लेते हैं, एक होते हैं आपके एक्टिव फॉर्म्स और दूसरे होते हैं आपके मतलब एक्टिव फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं आपके पैसिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स में आपके आगे जितने भी क्लाइमेट है, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वेदरिंग की प्रोसेस पे, ठीक है। वेयरएज आपका जो रिलीफ या फिर टोपोग्राफी हो गया, पेरेंट मटेरियल और टाइम, ये थोड़ा इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करेगी, देखो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर का वेरिएशन होने लगता है तो भी रॉक्स क्या करती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन अगर होने लग गया, बहुत तेज़ बारिश होगी तो बारिश की जो स्पीड है, या फिर आप बोल सकते हो उसका जो प्रेशर है उसकी वजह से भी मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं रॉक्स की ब्रेकिंग में, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ऑर्गेनिज्म में भी आपके जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर आपके प्लांट्स हो गए, वो कुछ ऐसे तरह के एसिड्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से वेदरिंग की प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड ऑल्टरिंग द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। बेसिकली मतलब पूरा जो सेंटेंस है इसका मतलब यही है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, और डिसइंटीग्रेट होके क्या है सॉइल बनाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। अभी जो हमने डिस्कस करा वही है ये। Which of the following element is immobile in plant? अब प्लांट्स में बिल्कुल इमोबाइल कौन कौन से होते हैं आपके, कैल्शियम और बोरॉन, ठीक है। और जो हाईली मोबाइल होते हैं आपके, नाइट्रोजन हो गया, NPK और मैग्नीशियम, ठीक है, ये हाईली मोबाइल होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन क्या है आपका, बोरॉन। और बोरॉन और कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी जो है टॉप पोर्शन में, जो एपिकल पोर्शन है वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड मोस्ट कॉमनली बाय विच मेथड। सो सॉइल का टेक्सचर मेजर मतलब डिटरमाइन करने के लिए वी हैव द हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड में क्या किया जाता है, वाटर में आपका जो सॉइल है उसको डाल देते हैं, फिर जिस स्पीड से वो नीचे सेटल हो रहे हैं ना उसके पार्टिकल्स, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह का इसका टेक्सचर है। इसके अलावा आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड, ये दोनों ही सॉइल के मॉइस्चर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मोस्ट सूटेबल सॉइल स्ट्रक्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। ये अभी हमने डिस्कस करा था कि सॉइल के स्ट्रक्चर कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, ग्रैनुलर या फिर आपका
जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है या क्रम्बी जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल, क्योंकि इसमें एयरेशन बहुत अच्छा होता है, पोर्स का साइज़ अच्छा होता है इसमें और एयरेशन बेटर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा वाला। और इसीलिए क्या है किसान इतना ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस करते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी सी बन जाए, उसमें क्या है ग्रैनुलर पार्टिकल्स ज़्यादा बने, ठीक है। Elevation takes place in which soil horizon? So elevation and elevation क्या होता है? Elevation होता है आपका ये A2 वाला जो आपका होराइजन होता है, A2 या फिर B होराइजन इसे कहा, सॉरी B होराइजन में तो नीचे जाता है, ठीक है। A2 होराइजन जो है आपका वहाँ से एलिवेशन होता है और किस में जाके डिपॉजिट होते हैं सारे जो आपके मिनरल्स ऊपर से लीच डाउन हो गए, वो होते हैं B होराइजन में। तो B होराइजन में होता है एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, What is the average bulk density of normal soil? नॉर्मल सॉइल या फिर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि बल्क डेंसिटी कितनी वेरी करती है, बल्क डेंसिटी होता क्या है आपका, देखो डेंसिटी इज हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो मास सॉइल पार्टिकल्स का या सॉइल सॉलिड्स का अपॉन वॉल्यूम ऑफ दी टोटल आपका जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम प्लस जो बीच में आपके पोर स्पेसेस हैं उनका भी जो वॉल्यूम है हम कैलकुलेट करते हैं, एक साथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो बल्क डेंसिटी हमेशा जो है कम होती है एज कम्पेयर टू पार्टिकल डेंसिटी, 1.33 अराउंड इसका होता है। और जितना ज़्यादा मतलब जितनी कम बल्क डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा पोरोसिटी ज़्यादा होती है सॉइल में और उतनी ज़्यादा अच्छी होगी सॉइल। अगर बल्क डेंसिटी हाई है यानी कि सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टिलेज ऑपरेशन? सो टिलेज ऑपरेशन से आपका सॉइल टेक्सचर नहीं इफेक्ट होता है। और सारे जो आपके हो गए सॉइल कलर कैसे इफेक्ट होता है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर जनरली देखता है डार्क कलर सॉइल को, तो जैसे जैसे आप टिलेज ऑपरेशन ज़्यादा करेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा और ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने की वजह से जो भी आपका डार्क कलर है ह्यूमस का वो लाइट होने लगेगा, ठीक है। सो लाइट होने लगता है सॉइल कलर, तो इसलिए ये इफेक्ट होता है। सॉइल टेम्परेचर आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो इफेक्ट होती है। जब भी आप कोई टिलेज ऑपरेशंस करोगे तो उससे पोरोसिटी इंक्रीज़ होगी। पोरोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर पोर में जो स्पेसेस हैं बीच बीच में वहाँ पर एयर फिल अप हो जाती है, ठीक है। एंड एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो एयर फिल अप होने की वजह से हीट की जो कंडक्टिविटी है वो किसी तरह से इफेक्ट हो जाती है। इसलिए आप बोल सकते हो एक तरह से सॉइल का टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है। सॉइल स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया, जितनी और टिलेज ऑपरेशंस करोगे उतना सॉइल स्ट्रक्चर क्या है ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर किसी तरह से इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉइल टेक्सचर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। सॉइल टेक्सचर होता यह है कि कितने आपके सॉइल जो सॉलिड्स हैं वो किस अमाउंट में है, यानी कि आपके जो अलग अलग तरह के सॉइल सॉलिड्स होते हैं ना, क्ले पार्टिकल्स है या फिर सैंड पार्टिकल्स है, ये किस इनका कॉम्पोजिशन कितना कितना है, तो वो चेंज नहीं होता है बाय एनी ऑफ द टिलेज ऑपरेशंस। ये चेंज होता भी है तो बहुत मिलियन ईयर्स में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, सो एब्सोल्यूट डेंसिटी किसको कहा जाता है, पार्टिकल डेंसिटी को कहा जाता है। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता कि एब्सोल्यूट डेंसिटी किसका है तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, वैल्यू दी गई है जनरली 2.6 to 2.75। सो ये वैल्यू किसकी होती है, पार्टिकल डेंसिटी की होती है हमेशा, ठीक है। सो यहाँ से भी आप कैसे लगा सकते हो कि पार्टिकल डेंसिटी की इसमें वैल्यू दी गई है और एब्सोल्यूट डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी को ही कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल ऑर्डर विद लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज। तो रिसेंटली डेवलप यानी कि अभी अभी जो डेवलप हुआ है, और डेवलप भी क्या है, ये अभी धीरे धीरे इसमें अलग अलग जो होराइजन्स हैं वो बन ही रहे हैं, मतलब ये डेवलपमेंटल स्टेज में है और या फिर आप बोल सकते हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। तो ये किस तरह की सॉइल होती है आपकी, इंसेप्टी सॉइल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर यूनिट्स हैविंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मच मोर लॉन्गर देन दी वर्टिकल एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, मेरी ये ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट आप फिर भी एक तरह से ऐसे लगा सकते हो इसमें, ठीक है।
तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस कम है, ठीक है। तो इस तरह की सॉइल्स को हम क्या कहेंगे, इनको प्लेटी स्ट्रक्चर बोलेंगे। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ना ये, सो दैट इज द प्लेटी स्ट्रक्चर। वेरएज क्यूबॉइडल या कॉलमनार कैसा होता है, कॉलमनार में हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है वो ज़्यादा होगा ऐसे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएसडीए क्लासिफिकेशन, यूएसडीए का क्लासिफिकेशन दिया गया था फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अफेक्टेड सॉइल्स के बारे में। सॉइल्स हैविंग ईसी मोर देन 4, ईसी मोर देन 4 है, ESP मोर देन 15 है। सो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई है और साथ ही साथ सोडियम का परसेंटेज भी हाई है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ किस में आती हैं, हमारे जो सेलाइन एल्कली सॉइल में, यानी कि सेलाइन सॉइल की भी है ना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है, और एल्कली सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, सोडियम परसेंटेज भी हाई है यहाँ पर। तो सेलाइन एल्कली सॉइल या सेलाइन सोडिक सॉइल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लडिंग इज द मेथड यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन। किसके रिक्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है फ्लडिंग की प्रोसेस, ये आपके जो सेलाइन सॉइल है जहाँ पर भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्ट्स में क्या होगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सेलाइन सॉइल में मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, और फ्लडिंग करने से क्या होगा, बाद में लीच डाउन होने लगेंगे, तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिक्लेमेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग erosion is the removal of soil by running water with the formation of an areas of small branching। जब हल्के हल्के छोटे छोटे ब्रांचेस निकलने लगते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं वाटर के इरोजन की वजह से, उसको हम क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका रिल इरोजन, ठीक है। और रिल इरोजन ही जब और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा तो उसे गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। वेयर इज अच्छा, सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन, और एक और टर्म आता है आपका सॉल्टेशन, ये आपके रिलेटेड है विंड इरोजन से, ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। वेयर सॉल्टेशन में क्या होगा कि ये एक एक कर मतलब बाउंस करते हुए जाएंगे। हवा की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, हल्की होती है, इसलिए इसकी वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ बाउंस करके आगे आगे जा पाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्रीपिंग होता है, उसमें मतलब सिंपली क्रीप कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कम जब होती है विंड की वेलोसिटी, तो सिंपली जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्रीप कर रहे होते हैं नीचे को, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो प्लांट्स हैं किसी भी सॉइल में कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी सॉइल की इफेक्ट करेगी प्लांट की ग्रोथ को, ये हम किस में पढ़ते हैं, ये पढ़ा जाता है आपके एडाफोलॉजी में, ठीक है। वेरेज पीडोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है कि कैसे फॉर्मेशन हुई, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन है, इन सब के बारे में हम पीडोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज विच टाइप ऑफ सॉइल ऑर्डर इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा अर्थ पे किस तरह का सॉइल का ऑर्डर पाया जाता है, सो दैट इज द इंसेप्टिसोल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखेंगे। नेक्स्ट इज सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड मोस्ट कॉमनली बाय विच मेथड। सो ये अभी हमने डिस्कस करा था, तो यही है हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वेसल में हमने पानी भर दिया और फिर उसमें सॉइल डाल दी है, ठीक है। सो कौन सा लॉ इसमें, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं कि सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं, सो दैट इज द स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि किस रेट पे ये जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाएंगे सीधे। इन विच सॉइल ऑर्डर इज क्रायोपीडोटर्वेशन अ फ्रॉस्ट चर्निंग प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। सो कौन सी तरह का आपका अलग अलग तरह के आपके सॉइल ऑर्डर्स होते हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो एक तरह की आपकी सॉइल
ऐसा ऑर्डर होता है जो कि जनरली ऐसे एरियाज़ में, जैसे आपका नॉर्थ पोल हो गया, वहाँ पर क्या हमेशा आपके बर्फ़ रहती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ के नीचे जो भी सॉइल प्रेजेंट होगी, अब वहाँ पर भी सॉइल तो कुछ होगी ना, तो वहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, फ्रॉस्ट की वजह से ही उसमें एक चर्निंग की प्रोसेस होती है, ऊपर नीचे चर्न होती है ये, ठीक है। इनमें क्या होता है फिर फ्रीजिंग की प्रोसेस होती है। तो ये किस तरह की सॉइल से, दैट दोज आर दी जेली सोल में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या अलग अलग हैं आप देख सकते हो। इंसेप्टी सोल हमने अभी डिस्कस करा था कि जो एम्ब्रियोनिक सॉइल्स हैं जो कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है, सो दोज आर दी इंसेप्टी सोल्स। फिर आपकी आगे एंटी सोल, ये क्या होती है, यंग होती है और अंडर डेवलप्ड होती है, यानी कि ये डेवलप अभी नहीं हुई है पूरी तरह से, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज में ही है अभी, ठीक है। ओके, देन वी हैव द हिस्टोसोल। हिस्टोसोल क्या होता है, जिनमें कि ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको हम हिस्टोसोल कहते हैं। फिर आ गया आपका स्पोडोसोल, सब सॉइल एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्कियो ऑक्साइड्स इनमें होता है, ह्यूमस। और ऐसी तरह से ही आपके अलग अलग तरह के आपके सॉइल ऑर्डर्स हैं, तो ये भी आप एक बार को रिवाइज कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और सब्सटेंस लीड्स टू डीफ्लॉक्यूलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स का डीफ्लॉक्यूलेशन किस तरह के एलिमेंट से होता है। सो हेयर सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सोडियम हमेशा डीफ्लॉक्यूलेशन करता है, वेयर एज आपके जो और सारे पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम और पोटेशियम हो गया, ये फ्लॉक्यूलेट करते हैं। फ्लॉक्यूलेट मतलब कि एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, वेयर सोडियम क्या करता है, एग्रीगेट्स को तोड़ देता है, और इसकी वजह से ही सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है सोडियम की वजह से, ठीक है। इसलिए जितने भी आपके सोडिक सॉइल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लॉक्यूलेटेड सॉइल्स, एग्रीगेट्स जैसे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्रीगेट्स जब फॉर्म रहते हैं तो एक क्रम्बी स्ट्रक्चर बनाता है, बेटर फॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर की। वेयर एज आपके जो डिस्पर्स्ड है, डीफ्लॉक्यूलेशन जब होगा तो ये क्या है, ये सारे पार्टिकल्स क्योंकि अलग अलग हो गए तो ये सीमेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, बहुत बार वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of soil order is most abundantly found on earth, so that is the inceptisol। सबसे ज़्यादा आपका ये जो अलग अलग तरह के सॉइल्स हैं इनमें से इंसेप्टिसोल आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर और प्रोसेस दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। सो हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स क्या होते हैं, ऐसा फॉर्मेशन देखा होगा आपने कहीं कहीं पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा वाटर भरा रहता है बहुत टाइम तक, तो उसकी वजह से क्या होती है, सॉइल्स में एक तरह की ग्लेजेशन की ये प्रोसेस होती है, ठीक है। ग्लेजेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आप देख रहे हो ये सॉइल कैसी हो गई है, अजीब सी चिकनी जैसी हो गई ना, तो इस प्रोसेस को ऐसे जब फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज़ द ग्लेजेशन, ठीक है। और इन सॉइल्स को, जो रिजल्टिंग सॉइल्स ऐसी बनती हैं, इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। ऐसे ऐशी सा कलर हो जाता है इसका, ठीक है, ऐश का जैसा कलर होता है, ठीक है। What is the term used to describe the process when the parent material is moved or transported primarily by the gravity? ग्रेविटी की वजह से जब ट्रैवल करेगा, आप देखो एक हमने अभी एलुवियल सॉइल पढ़ा ना, तो एलुवियल सॉइल कब होता है, जब वाटर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह। अब ग्रेविटी की वजह से जब होगा तो व्हाट विल कॉल इट एज, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉल्यूवियल सॉइल, ठीक है। ग्लेशियर की वजह से अगर सॉइल के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसे ग्लेशियल डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका फ्रेश वाटर स्ट्रीम से होता है तो एलुवियल सॉइल कहा जाता है। लेक से अगर होगा तो हम उसे लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट्स कहेंगे, ठीक है। और विंड की वजह से होगा तो एयरलीन डिपॉजिट्स कहा जाता है, ऑलराइट। देन द क्वेश्चन इज टॉक्सिकनेस ऑफ टबैको। टबैको में टॉक्सिकनेस आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आपके सारे लीव्स हैं वो कैसे हो गए, रिंकलिंग इनमें होने लग गई है, तो ये किस वजह से होता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी से आपकी टॉक्सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज ये डेफिशिएंसी चार्ट है जिसमें आपको बता रखा है कि अलग अलग तरह के आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, मैंने आपको बताया था NPK और Mg जो है ये बेसिकली क्या है आपके हाईली मोबाइल हैं। तो हाईली मोबाइल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हमेशा नीचे वाली लीव्स में देखने को मिलती है, ठीक है। वेयर जो अपर वाली लीव्स है आपकी उसमें हमेशा इमोबाइल जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, आपके बोरॉन हो गया और आपका कैल्शियम हो गया, सबसे ज़्यादा इमोबाइल है ये, तो इनकी डेफिशिएंसी हमेशा एपिकल पोर्शंस में देखने को मिलती है। अच्छा, कभी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो डेफिशिएंसी है वो ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों में ही आपको देखने को मिलती है, तो ये है आपका जिंक, ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी जो है आपके ओल्ड और न्यू दोनों ही तरह की लीव्स में जनरली देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। सो पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन ये किस वजह से होता है, मैंगनीज की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज यूरिया गोल्ड। सो ये भी न्यूज़ में था, ठीक है, लास्ट ईयर न्यूज़ में काफ़ी ये था। यूरिया गोल्ड क्या होता है, यूरिया गोल्ड इज बेसिकली योर सल्फेट कोटेड यूरिया। सो पहले आपका नीम कोटेड यूरिया आता था, अब आपका सल्फर कोटेड यूरिया आ गया है, और ये डुअल पर्पस आपका सर्व करता है। एक तो नाइट्रोजन की सप्लाई करेगा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोटिंग हो रही है बाहर से, तो नाइट्रोजन का जो आप बोल सकते हो रिलीज़ है वो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में होगा, थोड़ा स्लो रिलीज़ होगा। एंड प्लस एडेड टू दैट, क्योंकि सल्फ़र की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है इंडियन सॉइल्स में, तो जहाँ पर भी सल्फ़र की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कंपनसेट करेगा, तो इसलिए क्या है सल्फ़र कोटेड यूरिया हम यूज़ कर रहे हैं, और ये क्या है टू एड्रेस द सल्फ़र डेफिशिएंसी इन द सॉइल। इसके अलावा इंडियन जो भी सॉइल्स हैं उनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है और जिंक की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज लेस अवेलेबल इन एसिडिक कंडीशन। सो एसिडिक कंडीशन में आपका एक मॉलिब्डेनम है जो कि लेस अवेलेबल होता है, और सारे जितने भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जनरली आपके ये मतलब एसिडिक जो कंडीशन है यानी कि पीएच जब लो होता है उस टाइम पे मोस्टली अवेलेबल है होते हैं एक्सेप्ट योर मॉलिब्डेनम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोबाइल इन सॉइल बट इमोबाइल इन प्लांट। सो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉइल में तो मोबाइल है, सॉइल में मोबिलिटी अलग होती है, प्लांट्स में मोबिलिटी अलग होती है। सॉइल में तो मोबाइल है लेकिन प्लांट्स में बिल्कुल इमोबाइल है। तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स में कौन से होते हैं, दो, कैल्शियम और बोरॉन जो है, कैल्शियम और बोरॉन जो है वो दो इमोबाइल एलिमेंट्स हैं प्लांट्स में, लेकिन इसमें से जो बोरॉन है वो हाईली मोबाइल होता है सॉइल में, ठीक है। सो बोरॉन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती हैं आपकी अलग अलग तरह की, ढैंचा वगैरह हो गया, सेसबिनिया हो गया, ठीक है। सो ये सारे एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, काउ पी भी यूज़ की जाती है। सब में क्या होता है आपका रूट में नोड्यूल्स बनते हैं, यानी कि ये लिग्यूमिनस मोस्टली होते हैं, रूट में नोड्यूल्स बनाते हैं और उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन एक आपका प्लांट है दैट इज द सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रूट ये स्टेम में नोड्यूलेशन करता है, यानी कि स्टेम में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल फर्टिलाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, दिस इज सिचुएटेड इन फरीदाबाद में लोकेटेड है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया में जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट क्या है, एक तरह का कंपाउंड है जो कि यूरिया के दो मॉलिक्यूल्स जो है जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है ब्यूरेट का, ठीक है। और ब्यूरेट क्या होता है, टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए हमेशा। अगर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मोर देन 2% अगर हो गया तो फिर प्लांट्स में डाई, बहुत उनके लिए ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब जो हमारा यूरिया है, यूरिया में ब्यूरेट का लेवल कितना परमिसिबल है, इट इज़ लेस देन 1.5%, ठीक है। 1.5% से ज़्यादा यूरिया में नहीं होना चाहिए। अच्छा, जनरली फॉर्म कब होता है, जब यूरिया का ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ना, फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उसी टाइम पे ब्यूरेट भी फॉर्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच सॉइल वाटर टाइप इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इट्स मोबाइल स्टेज अवेलेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि प्लांट के लिए अवेलेबल हो, प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल हो, और वो कौन सा वाला आपका होता है 1/3 या फिर आप बोल सकते हो 0.33 बार से लेके -15 बार तक का जो वाटर प्रेजेंट होता है दैट इज द अवेलेबल वाटर। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, वो तो नीचे चला जाता है, ग्रेविटी की क्या बोलते हैं, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से नीचे चला जाता है डायरेक्टली। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो वेपर फॉर्म में होता है, ये अवेलेबल नहीं होता। सुपरफ्लुअस वाटर जो है ये आगे इसका मतलब ये फ्लो कर जाता है, ये मिलता नहीं है प्लांट्स को। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब सैचुरेटेड कंडीशंस होती है ना तब प्रेजेंट होता है सुपरफ्लुअस वाटर। ठीक, विच टाइप ऑफ वाटर इज हेल्ड बिटवीन 1.3 यानी कि 0.33 बार भी बोल सकते हो आप इसे, एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही यूनिट होती है ये दोनों, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। टू -31 एटमॉस्फेयर, सो ये कौन सा प्रेजेंट होता है आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, और कैपिलरी वाटर का ही एक पार्ट है अवेलेबल वाटर, सो उसी के अंडर ही आता है अवेलेबल वाटर। ठीक, नेक्स्ट इज विच मेथड मेजर्स सॉइल मॉइस्चर बेस्ड ऑन द टेंशन और सक्शन फोर्स, तो सक्शन फोर्स या टेंशन के बेसिस पे कौन सा हमारा एक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं सॉइल वाटर मॉइस्चर मेजर करने के लिए, सो दोज आर दी टेंशियोमीटर। ठीक है, फील एंड अपीयरेंस मेथड में क्या है, सिंपली हम हाथ में लेते हैं और उसको फील करते हैं कि कितना इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर है। फिर हमारा वॉल्यूमेट्रिक मेथड और ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है। सो ये बेसिकली आपको जो सॉइल है आप वहाँ से लेके आओगे, फील्ड से लेके आओगे विद द हेल्प ऑफ ऑगर। ठीक है, उसको आप रखोगे एक टिन के बॉक्स में रखा जाता है, मॉइस्चर मीटर बॉक्स होता है उसमें रखते हैं, उसका वेट मेजर किया जाता है वेट सॉइल का, और फिर उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है, एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, नो 60 डिग्रीज फॉर प्लांट, 108 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है सॉइल को, टिल जब तक इसका जो वेट है वो कांस्टेंट ना आने लगे ना तब तक उसको हीट करते हैं। जनरली इट टेक्स अराउंड 48 आवर्स। ठीक है, उसके बाद इसका ड्राई वेट लिया जाता है एंड देन इट इज़ कैलकुलेटेड। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड और वॉल्यूमेट्रिक मेथड दोनों ही मतलब उसी से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एट विच स्टेज ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज वाटर हेल्ड टू टाइटली एंड कैन मोस्टली मूव इन द वेपर फेज, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइटली कोई सॉइल पार्टिकल है उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि बहुत टाइटली उस पर अटैच होती है और ये वेपर फेज में होती है। सो ये किस तरह का वाटर है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, आर्नेट एंड स्टाउट ने दिया था। कब दिया था, 1939। सो द ईयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कभी कभी ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 1939 में आर्नेट एंड स्टाउट ने दिया था। अच्छा, उसके बाद ये रिफाइन किसने करा था वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और किस ईयर में करा था वो भी बताना। नेक्स्ट इज द एलिमेंट दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एज एनायन और केटायन। एनायन और केटायन दोनों ही फॉर्म में कौन सा है हमारा, नाइट्रोजन है। नाइट्रेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में भी। ठीक है, एज एनायन, और कैटायन की फॉर्म में जब अमोनियम फॉर्म में होता है तो कैटायन की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। दोनों ही तरह से प्लांट इसे अपटेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरवीनल क्लोरोसिस। इंटरवीनल क्लोरोसिस यानी कि वीन्स जो हैं वो आपकी ग्रीन कलर की ही रहेंगी, लेकिन जो इंटरवीनल यानी कि वेन्स के बीच में जो भी आपका लीफ है वो उसमें क्लोरोसिस होने लगेगा, यानी कि इट विल स्टार्ट लूजिंग द ग्रीन कलर। सो इसे कहते हैं हम क्या, इंटरवीनल क्लोरोसिस। अकर्स इन द इमर्जिंग एंड न्यू लीव्स, यंग लीव्स में जब होने लगता है तो किस वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन हमेशा न्यू यंगर लीव्स में ही इंटरवीनल क्लोरोसिस करता है। ठीक है, so these were the top 50 questions that can be asked in your examination। और ये जनरली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग जो एग्जामिनेशन है उसमें रिपीटेडली आए हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आप और भी ऐसे ही मॉक टेस्ट देना चाहते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो NEET SSSB के लिए,
अवेलेबल है मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपका BAO और CUET दोनों ही के लिए अवेलेबल है। CUET में भी अब हमने 2 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।